Hello and welcome to Science Solution. So today we are going to learn about chemical reaction and equation part 2. Part 1 इसको already upload कर दिए हैं YouTube चैनल पे, so please go and watch अगर आप लोग part 1 नहीं देखे हो for your better understanding. ठीक है, अब चलो part 2 चालू करते हैं जल्दी जल्दी से। तो आज हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, ये सारी रिएक्शन को हम लोग कैसे समझेंगे? एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे, जितनी भी एनसीईआरटी में एक्टिविटीज़ दी हुई हैं सारी एक्टिविटी को हम परफॉर्म करेंगे। उसके थ्रू हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होती क्या है, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए, आप लोग की बोर्ड्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, आप लोग बोर्ड्स में अच्छे से आंसर लिख पाएंगे। आखिरी में हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, जो है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जितने भी इफेक्ट होते हैं, जैसे कि कोरोजन हो गया और एनसीडीटी हो गई, जितने भी इफेक्ट होते हैं वो सारे इफेक्ट्स को हम पढ़ेंगे जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में हमको समझ में आते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं? 4 टाइप को नहीं, 4 नहीं बेटा, यहाँ पे एक और यहाँ पे मिसिंग है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आप लोग इसको नोट कर लेना कि यहाँ पे एक और आएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं बनी है पर यस, कंसीडर तो कर ही सकते हो यार। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चिंता मत करो, सारी रिएक्शंस को हम लोग वन बाय वन ब्रीफली एक्टिविटीज़ के थ्रू अंदर समझेंगे, लेक्चर में देखते जाओ बस आप लोग। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे कि आप लोगों को नाम से पता चल रहा होगा कि कोई भी रिएक्टेंट्स जो है वो अपने आप में कंबाइन हो रहे होंगे, कोई एक प्रोडक्ट बना रहे होंगे, बस वैसा ही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ए है एक रिएक्टेंट है बी, ये दोनों क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? कंबाइन कर रहे हैं, मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं ए बी, ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिर्फ इसका ओवरव्यू दे रही हूँ, अच्छे से अंदर समझेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है? जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि अपने कोई एक होगा रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट अपने आप को डिकम्पोज कर रहा होगा, अपने सिंपलर कंपोनेंट्स में टूट रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे ए बी है, ए बी किससे किससे बना है? एक ए से बना होगा, एक बी से बना होगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है? वो ए बी टूट के क्या बन रहा है? ए अलग बन रहा है, बी अलग बन रहा है। ये आप लोग ये भी समझ सकते हो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, फिर आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी आप लोग नाम से समझ रहे होंगे कि कोई एक रिएक्टेंट होगा जो दूसरी रिएक्टेंट के किसी एलिमेंट या एटम को डिस्प्लेस कर रहा होगा। जैसे यहाँ पे क्या है? ये ए बी एक रिएक्टेंट है और ये सी एक रिएक्टेंट है। ये सी क्या कर रहा है? बी को डिस्प्लेस कर रहा है और बी की जगह खुद लग जाएगा। देखो ये ए सी बन गया और ये बी अलग से बन गया। फिर आता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी सेम होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बस इसमें 2 बार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। मतलब कि कैसे? यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है ए बी और सी डी। यहाँ पे बी क्या करेगा? सी को डिस्प्लेस कर देगा और सी क्या करेगा? बी को डिस्प्लेस कर देगा। मतलब बी जो है वो सी की जगह चले जाएगा और सी जो है वो बी की जगह चले जाएगा। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बन रहा है? ए सी बन रहा है और बी डी बन रहा है। फिर है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये आ गई एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 3 तक के हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं लेक्चर 1 में, और उसके हिसाब से जितने भी कंटेंट हम लोग पढ़ सकते थे उतना कंटेंट हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब एक्टिविटी 4 में आते हैं। एक्टिविटी 4 में क्या बोल रहे हैं? टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम इन अ बीकर। ये एक बीकर है, अरे हाँ, ये एक बीकर है। इस बीकर में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड लेना है या फिर क्विकलाइम लेना है। ये याद रखना कि कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्विकलाइम बोलते हैं और पेपर में क्विकलाइम ही आएगा, देख लेना। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या बोल रहा है? स्लोली ऐड वाटर टू दिस। इसमें थोड़ा सा धीरे धीरे करके वाटर ऐड करना है। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड आ गया है, वाटर आ गया है। अब इसमें क्या बोल रहा है? टच द बीकर एज शोन इन फिगर। देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पे? कैल्शियम ऑक्साइड था पहले, सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड था, उसके बाद हम लोगों ने इसमें वाटर ऐड करा। वाटर ऐड करने के बाद हम लोगों को बोल रहा है कि बीकर को टच करके देखो। इसका मतलब बीकर में कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, या तो उसका टेम्परेचर अप डाउन हुआ होगा, इसलिए हम लोगों को ये चीज़ बोल रहा है। हम क्या ऑब्जर्व करें इसको करने के बाद? हम लोग ये ऑब्जर्व करें कि कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम। जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो बहुत ही विग्रसली रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ टू प्रोड्यूस स्लेक्ट लाइम।
स्लेग लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? स्लेग लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH ट्वाइस, ठीक है, CaOH ट्वाइस स्लेग लाइम का फॉर्मूला होता है। इससे क्या हो रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेग लाइम, और इससे क्या हो रहा है? इससे हम लोगों को ये पता चल रहा है कि अमाउंट ऑफ हीट जो है, जो निकलेगी, जो रिलीज होगी, वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में होगी। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड में या क्विकलाइम में वाटर ऐड करते हैं तो वहाँ पे एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ये मतलब होता है कि वहाँ पे हीट रिलीज होती है। अब यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है तो आप लोगों का बीकर क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। बीकर गर्म होने की वजह से इसलिए हम लोगों को ये बोल रहा है कि बीकर को टच करके देखो ताकि तुम ऑब्जर्व कर पाओ कि यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो कितनी विगरसली वाटर के साथ रिएक्ट करके स्लेग लाइम का फॉर्मेशन कर रहा है। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? जो रिएक्शन हम लोगों ने ऊपर पढ़ के आई, ये वाली एक्टिविटी 4 में, ये रिएक्शन हम लोग क्यों पढ़े? ये हम लोग इसलिए पढ़े ताकि हमको पता चले कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ कंबाइन कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? CaO है, वो वाटर के साथ कंबाइन कर रहा है। वाटर क्या होता है? H2O होता है, और क्या बना रहा है? स्लेग लाइम बना रहा है, CaOH ट्वाइस बना रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक रिएक्टेंट है, ये दूसरा रिएक्टेंट है, दोनों मिलके तीसरा प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये यहाँ पे हम लोगों को ये समझ में आया है कि ये जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। कैसे एग्जांपल है? क्योंकि यहाँ पे दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? A और B मिलके AB बनाते हैं। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ मिलके स्लेग लाइम बना रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इसमें दिया हुआ है, रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे भी क्या हुआ था? सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट थे यहाँ पे और सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है? C जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। मतलब क्या हो रहा है? कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। यहाँ पे ये एक रिएक्टेंट है, यहाँ पे ये दूसरा रिएक्टेंट है, लेकिन ये क्या बना रहा है? सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। वैसे ही हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? वाटर फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? बर्निंग ऑफ कोल हो गया, ये फॉर्मेशन ऑफ वाटर की रिएक्शन हो गई। ठीक है, इसको याद रखना ताकि आप लोगों के एग्जाम में जब आए टाइप्स ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए तो आप लोग अलग अलग टाइप ऑफ रिएक्शन लिख दो और हर एक टाइप को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। आप लोग पहले डेफिनेशन लिख देना, उसके बाद उसके एग्जाम्पल लिख देना, और ज़्यादा नंबर का आया तो एक्टिविटी के थ्रू उसको समझा देना। अगर एक आधी आया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन को अच्छे से डिफाइन करो तो थ्रू एक्टिविटी आप लोग समझा सकते हो। अब आता है रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैं आप लोगों को पहले ही बताई थी, वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब एक्सर्ट हो रहा है, हीट बाहर निकल रहा है, इसलिए वो क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक्टिविटी 4 में जो हम लोग रिएक्शन देखे थे, वो जो रिएक्शन देखी थी वो क्या थी? एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन थी। क्यों थी? क्योंकि उसमें बीकर जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा गर्म हो जा रहा था, क्योंकि जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है वो वाटर के साथ बहुत ही ज़्यादा विगरसली रिएक्ट करके स्लेग लाइम बना रहा था। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल तो ऊपर कॉम्बिनेशन रिएक्शन वाली जो एक्टिविटी 4 में हम लोग देखे थे वो हो गया। दूसरा एग्जांपल ये हो गया कि जब हम CH4 लेते हैं ऑक्सीजन के साथ, उसको रिएक्ट कराते हैं, तब हमारा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो ये हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है वो एक हीट के साथ निकलेगा बाहर, क्योंकि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें क्या हो रहा है? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस हो रही है। नेचुरल गैस कौन सी है? CH4। तो हम लोग आ जाते हैं एक्टिविटी 5 पे। एक्टिविटी 5 में क्या बोल रहा है? टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है? 2 ग्राम फेरस सल्फेट का सल्फेट क्रिस्टल लेना है। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों को? ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4। FeSO4 जो होता है वो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, 2 ग्राम फेरस सल्फेट ले लेना है हम लोगों को। ये बॉइलिंग ट्यूब में, ये हमारी बॉइलिंग ट्यूब यहाँ पे डायग्राम में,
उसके बाद हम लोगों को बोल रहा है नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। अब हम लोगों को सबसे पहले कुछ भी काम करने से पहले हम लोगों को नोट करना है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर क्या है अभी। उसके बाद हम लोगों को बोल रहा है हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्पिरिट लैम्प एज शोन इन द फिगर। देखो फर्स्ट स्टेप हो गया 2 ग्राम ले लिए, दूसरा स्टेप हो गया कि हम लोगों ने कलर उसको देख लिया कि क्या कलर था पहले, तीसरा हो गया कि हीट करना है उसके बाद हम लोगों को बॉइलिंग ट्यूब को किसी भी फ्लेम या फिर बर्नर और स्पिरिट लैम्प के ऊपर, जैसे कि हम लोग को फिगर में बताया। ये हमारा जो है बर्नर हो गया है, ठीक है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल हम लोगों ने डाल दिया, बॉइलिंग ट्यूब ले लिया है। डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योर सेल्फ। देखो ये डेंजरस हो सकता है, इसलिए आप लोगों को ये बोल रहा है कि जो इसका पॉइंट ऑफ माउथ है, ये जो है ओपनिंग जो है ट्यूब की, उसको अपने ऊपर या अपने नेबर के ऊपर मत रखना, थोड़ा साइड में रखना, ठीक है। अब हम लोगों को क्या बोल रहा है, कलर देखना है। सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि इसका कलर होता क्या है। तो हम लोग ये देख लिए कि हम लोगों को क्या क्या करना है। अब ये देखते हैं कि इसमें हो क्या रहा है, हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सबसे पहले जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर था, वो इनिशियली जो कलर था और जो फाइनल कलर मिला वो दोनों डिफरेंट कलर्स थे। तो मतलब क्या हुआ, कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज्ड। कलर चेंज हो गया फेरस सल्फेट क्रिस्टल का। अब क्या है, इसकी रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे रिएक्शन क्या हुई, क्यों कलर चेंज हुआ। यहाँ पे जो हमारा फेरस सल्फेट है, ये रहा हमारा फेरस सल्फेट। ये फेरस सल्फेट क्या कर रहा है, डिकम्पोज हो रहा है अपने सिंपलर कंपोनेंट्स में। इसमें फेरिक ऑक्साइड बन जा रहा है। फेरिक ऑक्साइड बनने के बाद यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बन जा रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट डिकम्पोज हो रहा है अपने सिंपलर कंपोनेंट्स में, 2 से 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं। ये रहा हमारा फेरस सल्फेट, ये रहा हमारा फेरिक ऑक्साइड, ये रहा हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, ये रहा हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे हो रही है, यहाँ पे जो एक रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट एक है, लेकिन प्रोडक्ट क्या बना रहा है, 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं। और ये तीनों प्रोडक्ट क्या है, इसके कंपोनेंट्स हैं, ये तीनों प्रोडक्ट से ये बना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई। देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, in this reaction, you can observe that a single reactant breaks down to give simpler products. This is a decomposition reaction. इसमें क्या बोल रहा है, एक सिंगल रिएक्टेंट होता है, वो ब्रेक डाउन होता है टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स, उसको बोलते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो एकदम अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक रहता है ए, एक रहता है बी। यहाँ पे क्या है, 2 रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहे, ए बी। ये क्या हो गया, एक प्रोडक्ट हो गया। 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है रिएक्टेंट, ये रहा रिएक्टेंट, और ये क्या कर रहा है, अपने आप को तोड़ रहा है अपने कंपोनेंट्स में। ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये हो गए 2 प्रोडक्ट्स। अब आप लोग इसको खुद ही देखो, ठीक है, इसको खुद ही तो आप लोग देखो कि ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो एकदम एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं है ना। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बट आप लोगों को डेफिनेशन में सिर्फ ये लिख करके नहीं आना है, ऑब्वियसली आप लोगों को ये ऊपर वाली डेफिनेशन लिख के आना है, ये नीचे का एग्जाम्पल दे करके आना है। ज़्यादा नंबर पे आए तो फिर से वही कि एक्टिविटी को एक्सप्लेन कर सकते हो, बट बिना नाम लिए भी कर सकते हो, नाम लेके भी कर सकते हो, कि फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटी के थ्रू आप लोग समझा सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। जब भी कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग हीट के थ्रू आगे बढ़ाते हैं, हीट का यूज करके उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। हम लोग ऊपर क्या करें, इस एक्टिविटी में हम लोग यही तो देखें ना कि हम लोग फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को डाल रहे हैं, उसको डालने के बाद हम लोग उसको हीट दे रहे हैं। तो मतलब ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हीट के थ्रू आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऊपर वाली एक्टिविटी भी एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की क्या है, एग्जाम्पल है। फिर यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया थर्मल डिकम्पोजिशन का, ये क्या है, लाइमस्टोन CaCO3, इसको लाइमस्टोन बोलते हैं। इसको जब हम लोग हीट करेंगे तो ये अपने सिंपलर प्रोडक्ट्स दे देगा। ये हो गया CO, अभी ऊपर पढ़े थे, इसको क्या बोलते हैं, कार्बन ऑक्साइड या फिर क्विक लाइम। यहाँ पे ऊपर हम लोग पढ़े थे ना इसको, ये रहा, सॉरी, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विक लाइम। ये हो गया क्विक लाइम हो गया, और एक हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी एक्टिविटी 6। इसमें क्या बोल रहा है,
टेक 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। हम लोगों को 2 ग्राम लेना है लेड नाइट्रेट का पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। बॉइलिंग ट्यूब फिर से यही हो गई, ट्यूब हो गई, इसमें हम लोग लेड ले लिए, यहाँ पे देखो लेड नाइट्रेट का पाउडर ले लिए। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 ट्वाइस, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है PbNO3 ट्वाइस। उसके बाद क्या बोल रहा है, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम। ये टोंग्स होता है जिससे हम लोग इसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग को अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, बॉइलिंग ट्यूब जो हमारा वो गर्म हो जाए, ऑब्वियसली हम लोग हीट दे रहे हैं उसको तो वो गर्म होगा, तो हमारे हाथ को डैमेज ना हो, हमारी बॉडी को डैमेज ना हो, इसलिए हम लोग टोंग्स का यूज़ करते हैं। अब हम लोग क्या करें, उसको टोंग्स के थ्रू पकड़ लिया, उसके बाद हम लोग क्या करें, उसको गर्म कर रहे हैं। यहाँ पे है पेयर ऑफ टोंग्स है, बॉइलिंग ट्यूब है, लेड नाइट्रेट है, बर्नर है, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट एंड एमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अच्छा ये क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, ऑब्जर्वेशन में दिया है क्या, एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। जैसे ही आप लोग इसको गर्म करोगे, कुछ ही समय बाद आप लोग देखोगे ये दिख रेड रहा है लेकिन ये होता ब्राउन है, ब्राउन फ्यूम्स का एमिशन हो रहा है यहाँ पे, देखो मैं इसको झटके से ब्राउन कर दी, यहाँ पे ब्राउन फ्यूम्स का एमिशन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ पे ये जो हमारा लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, PbO का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है। सबके फॉर्मूलाज आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना क्योंकि काम आता है फॉर्मूला एग्जाम पे। PbO क्या है, लेड ऑक्साइड को PbO से लिखते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को NO2 से लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 से लिखते हैं, लेड नाइट्रेट को PbNO3 ट्वाइस से लिखते हैं, ठीक है। इसका ऑब्जर्वेशन हम लोग देख लिए कि ब्राउन ट्यूब्स का एमिशन होगा। उसके बाद क्या होगा, एक रिएक्टेंट है जिसको हम लोग हीट कर रहे हैं, उसके बाद सिंपलर कंपोनेंट्स में क्या हो रहा है, टूट रहा है, ये हो गया। उसके बाद और देखते हैं और कुछ होगा, और एक्टिविटी, बाप रे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की आई थिंक बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी हुई है, तो मेरे हिसाब से डिकम्पोजिशन रिएक्शन थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को एक्टिविटी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर हम लोगों ने ऐसा किया, अगर हम लोग लेड नाइट्रेट डाल रहे हैं तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, तो अच्छे से ऑब्जर्वेशन सबका देख के जाना, अच्छे से पढ़ के जाना, एक्टिविटीज़ काम आती है, तो प्लीज़ गो थ्रू इट एकदम थ्रॉली, एकदम बहुत अच्छे से जाना एक्टिविटीज़ को पढ़ के। यहाँ पे है अब एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 7 में क्या बोल रहा है, टेक अ प्लास्टिक मग। ये हमारा एक प्लास्टिक मग ले लिया भाई, एक एक स्टेप करके जाना पड़ेगा, बहुत बड़ी एक्टिविटी दिख रही है मेरे को ये, 5 6 7 स्टेप की एक्टिविटी है, आप लोग कर करके पागल हो जाओगे, करना नहीं है ये, बस पढ़ लो। टेक अ प्लास्टिक मग ले लिए, फिर है ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर इन दिस होल्स। यहाँ पे देखो रबर स्टॉपर लगा दिए, यहाँ पे क्या है 2 होल कर लिए हैं, उसके बाद यहाँ पे रबर स्टॉपर लगा दिए। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड इन दिस रबर स्टॉपर, ये हमारा कार्बन इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये है ग्रेफाइट रॉड्स को हम लोग लिख देते हैं कार्बन इलेक्ट्रोड, मेरी पेन काम नहीं कर रही है, हाँ यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इसको कार्बन इलेक्ट्रोड, ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, कार्बन इलेक्ट्रोड। अब देखो ये हमारा है कार्बन इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है, हम लोग रबर स्टॉपर लगा दिए, उसमें कार्बन इलेक्ट्रोड को ऐड कर दिए, फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा कंप्लीट। कनेक्ट दीस इलेक्ट्रोड्स टू अ 6 वोल्ट बैटरी, चलो इसको भी कंप्लीट कर देते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोड है, इसको 6 वोल्ट बैटरी से हम लोग क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। थर्ड स्टेप क्या बोल रहे, फिल द मग विथ वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्ज्ड। इलेक्ट्रोड्स ये रहे, यहाँ तक इनका एंड पॉइंट है, इतना पानी भर दिया हम लोग, तो मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोड्स जो है वो इमर्ज हो गए, ये हो गया। एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर, कुछ ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है हम लोगों को वाटर में, यहाँ पे हम लोग ऐसे ड्रॉप 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 करके डाल दिए कुछ ड्रॉप्स। स्टेप 3 भी हो गया। स्टेप 4 में क्या बोल रहा है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। हम लोगों को 2 टेस्ट ट्यूब लेनी, ये एक टेस्ट ट्यूब है, ये दूसरी है, इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को थोड़ा सा पानी से भर लेना है, पानी से भरने के बाद उन लोगों को कार्बन इलेक्ट्रोड्स जो है उनके ऊपर इन्वर्ट कर देना है, मतलब पलट देना है, ये वाला स्टेप हो गया। चलो भाई फोर्थ स्टेप कंप्लीट हो गया। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, ये बैटरी हम जोड़े हैं, यहाँ से हम लोग को करंट चालू कर देना है और फिर पूरे apparatus को कुछ समय के लिए बिना हाथ लगाए छोड़ देना है। आगे हम लोगों को क्या बोल रहा है, सिक्स्थ स्टेप बोल रहा है, वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विथ रिस्पेक्टिव गैसेस रिमूव देम केयरफुली। अरे अरे अरे
थोड़ा सा हम ज़्यादा ही जल्दी आगे बढ़ गए हैं। हाँ, once the test tube are filled with the respective gases, remove them carefully। ये टेस्ट ट्यूब है। ये टेस्ट ट्यूब को हम लोग क्या कर रहे थे, पानी भर के इन्वर्ट करके रख दिए थे। पानी भर के इन्वर्ट करने के बाद हम लोग उसमें करंट चालू करे, करंट चालू करके छोड़ दिया। अब हम लोग को क्या बोल रहा है, एक बार थोड़े समय बाद जब यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में गैसेस भर जाएंगी, तब आप लोगों को क्या करना है, उसको धीरे से केयरफुली उसको रिमूव करना है। स्टेप 6 हो गया। नहीं समझ में आ रहा होगा ना कि कहाँ से पानी पानी भर के तो रख दिए, पानी भरा था उसमें तो गैसेस कैसे आ गई। समझेंगे, आगे समझेंगे। Test these gases one by bringing a burning candle close to the mouth of the test tubes। अब हम लोगों को क्या बोल रहा है, टेस्ट ट्यूब में गैस भर गई। अब गैस भरने के बाद हम लोगों को क्या करना है, उसको पकड़ के रखना है। पकड़ के रखने के बाद हम लोगों को एक एक करके कैंडल को इसके बर्निंग इसके माउथ जो है, माउथ मतलब ये देखो, ये तुम्हारा टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब का ये रहा माउथ, जो इसकी ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं माउथ, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, उसके माउथ के पास क्या करना है, कैंडल ला करके रखना है और फिर उसको हम लोग को ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो हम लोगों को क्या पता चलेगा, ऑब्जर्वेशन में क्या लिखा है, द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे बबल्स बन रहे, बबल्स बन रहा है मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एयर है वो ऊपर आ रही है। एयर मतलब गैसेस जो है वो फॉर्मेशन हो रहा है गैसेस का, ठीक है। यहाँ पे गैस आ रही है, ये हो गया हमारा, मतलब हमको पता चल गया कि गैस कैसे आ रही है। दिस बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो हम लोग क्या देखे थे, यहाँ पे हम लोग पानी भर के रख दिए थे, ये रहा वाटर आपका टेस्ट ट्यूब का। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बबल्स आ रहा है, बबल्स आ रहा है, तो बबल्स को आने की जगह चाहिए होगा। बबल्स को आने की जगह कौन देगा, पानी हटेगा तब बबल्स को जगह मिलेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बबल्स जो है वो डिस्प्लेस कर रहे हैं वाटर को टेस्ट ट्यूब में। तो आप लोगों का ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, ये ऑब्जर्वेशन हुआ कि दोनों इलेक्ट्रोड्स पे क्या हो रहा है, बबल फॉर्म हो रहा है। बबल फॉर्म हो रहा है इसीलिए आपका जो वाटर है वो वहां से डिस्प्लेस हो रहा है, क्योंकि बबल आ रहे हैं। बबल आएगा तो उसको आने के लिए जगह चाहिए होगी, और जगह चाहिए होगी तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, वहां से वाटर को हटाना पड़ेगा। आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप हट जाएगा। ये हो गई हमारी एक्टिविटी 7, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक्टिविटी 8 पे। एक्टिविटी 8 पे क्या बोल रहा है, अच्छा नहीं, 8 से पहले हम लोग 7 में ये देख लेते हैं कि जो हम लोगों को 7th स्टेप बोला था कि टेस्ट ट्यूब, मतलब हम लोगों को ये देखना था कि जब वो बबल आ गए, उस बबल में हम लोगों को कैंडल लगा के देखनी थी ना माउथ में, तो उसमें होगा क्या, चलिए ये देखते हैं। तो उसको देखने के लिए पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो हमारी टेस्ट ट्यूब में गैसेस भरी, वो गैसेस कौन सी होगी। वो गैसेस ऑब्वियसली हम लोग उसमें वाटर डाले तो वो गैसेस इवेल्युएट होगी, हाइड्रोजन गैस होगी, एक होगा ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब आप लोग देखोगे कि अगर आप ऑक्सीजन के जिस टेस्ट ट्यूब में आप लोगों की ऑक्सीजन गैस भरी होगी, वो टेस्ट ट्यूब को अगर आप लोग जला के देखोगे, कैंडल को उसके माउथ के पास ला के देखोगे, उसके बाद उसको रिलीज होने दोगे ऑक्सीजन को, तो आप लोग देखोगे कि ऑक्सीजन जैसे ही रिलीज हुआ, कैंडल की फ्लेम जो है वो और ज़्यादा ब्राइट होके जलेगी। और जब आप लोग हाइड्रोजन वाले टेस्ट ट्यूब को देखोगे कि हाइड्रोजन वाले टेस्ट ट्यूब के माउथ पे आप लोग ला करके कैंडल को जलाओगे, तो आप लोग देखोगे जैसे ही आप लोग हाइड्रोजन को रिलीज करोगे, वहां पे एक पॉप साउंड आएगा। तो आप लोग इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन गैस होगी, कौन सी टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस होगी। इसका ऑब्जर्वेशन हो गया। एक्टिविटी 7 हम लोग अच्छे से समझ गए हैं। चलो जल्दी जल्दी से एक्टिविटी 8 देख लेते हैं। एक्टिविटी 8 में क्या बोल रहा है, टेक 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश। चाइना डिश क्या होती है, चाइना से आई हुई, नहीं नहीं नहीं, चाइना डिश होती है ऐसी नॉर्मल डिश जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंट्स में यूज करते हैं, उसको बोलते हैं चाइना डिश। इसमें हम लोगों को क्या ले लेना है, 2 ग्राम ले लेना है सिल्वर क्लोराइड का। उसके बाद अब पहले अब देख लेते हैं, अब सिल्वर क्लोराइड आया है तो सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड होता है AgCl। सिल्वर का फॉर्मूला होता है Ag, क्लोराइड का फॉर्मूला होता है Cl, तो AgCl। पहले स्टेप हम लोग कर लिए बहुत अच्छे से कंप्लीट। दूसरे स्टेप में आते हैं, प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम। अब यह एक्सपेरिमेंट आप लोगों को सुबह सुबह करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को सनलाइट मिल जाए। पता चला रात को कर रहे हैं, मूनलाइट में नहीं रखना है। तो सनलाइट में रखना है हम लोगों को थोड़े से टाइम के लिए हमारी चाइना डिश को, जिसमें हमारा 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड ऑलरेडी है। सेकेंड स्टेप हमारा हो गया कंप्लीट। आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करना है, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। अब इसमें बोल रहे हैं फिर से कलर ऑब्जर्व करने को। जब थोड़ी देर के बाद हम लोग सनलाइट से हम लोग को उसको उठाएंगे तो हम लोग सिल्वर क्लोराइड का कलर चेक करना है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन में क्या बोल रहा है।
वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। ये देखो ये ग्रे कलर दिख रहा है तुम लोगों को, पहले ये वाइट कलर था, ये वाइट कलर क्या हुआ, सनलाइट आई तो फिर ये वाइट कलर बन गया ग्रे कलर। तो सबसे पहले हम लोग ये ऑब्जर्व कर लिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कलर का चेंज हो रहा है, कलर चेंज हुआ। दूसरा क्या है, दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, इसमें क्या बोल रहा है, दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, AgCl का डिकम्पोजिशन हो रहा है, ये देखो ये रहा AgCl, इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है किसमें किसमें, सिल्वर में हो रहा है, क्लोराइड में हो रहा है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बेसिकली हम लोग कितनी सारी एक्टिविटी देख ली, मेरे ख्याल से 3 देख ली। एक हो गई ये 8th वाली एक्टिविटी, बहुत ईजी है एक्टिविटी, एक हो गई ये 7th वाली एक्टिविटी, एक हो गई ये 6th वाली एक्टिविटी है, नहीं और भी तो देखे हैं, ये पहले वाला भी तो देखे हैं। 4 एक्टिविटी हम लोग देख ली डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो आप लोगों के पास बहुत कंटेंट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में लिखने के लिए, अगर पेपर में आए तो प्लीज़ छोड़ के मत आना, क्योंकि इसका बहुत सारा हम लोग पढ़े हैं और बिल्कुल भी छोड़ के आने वाली चीज़ नहीं है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत अच्छे से हम लोग समझ भी लिए सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू, ठीक है। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे हम लोग सनलाइट लिख सकते हैं क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। थोड़ी राइटिंग गंदी है, कंसीडर कर लेना मेरे को। और एक एक्टिविटी आ गई, हमें नहीं पता है कि डिकम्पोजिशन की है कि किसकी है, चलो देखते हैं। अच्छा, सनलाइट से हम लोग ये जो सनलाइट वाली एक्टिविटी कर रहे हैं AgCl की, अगर हम लोग क्लोराइड की जगह ब्रोमीन भी रख देते ना, जैसे हम लोग AgBr भी ले लेते, तब भी सेम चीज़ होता सनलाइट के प्रेजेंस में। ये सनलाइट है, यहाँ पे बनता Ag और यहाँ पे बनता Br, ठीक है। ये भी एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का आप लोगों के लिए। फिर है ये आ गई 9th वाली एक्सपेरिमेंट। हम लोगों को 9th एक्टिविटी में क्या लिखना है, हम लोगों को बोल रहा है टेक 3 आयरन नेल एंड क्लीन देम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। ले लिया हम लोग, एक ले लिए, 2 ले लिए, तीसरा कहीं छुपा होगा, तीसरा हम ले लेते हैं। ऐसे ही कुछ होता है आयरन नेल, ठीक है। मेरी ड्राइंग्स पे मत जाना, इसमें अच्छा नहीं बन रहा है, पर अच्छी ड्राइंग कर लेती हूँ मैं थोड़ी थोड़ी, मतलब इतनी भी अच्छी नहीं, अच्छा नहीं बना, मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा अच्छा बनाते हैं चलो। इसको हम बनाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ नो ये वाला भी इतना कुछ खास नहीं बना है, बट बेटर, पहले वाले से तो बेटर है, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला आयरन नेल, दूसरा आयरन नेल, और ये रहा हमारा तीसरा आयरन नेल। इन तीनों को हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले सैंड पेपर से रब करना है। क्यों करते हैं, हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देखे थे कि सैंड पेपर से रब करने का ये मतलब होता है कि उसके सरफेस पे जितनी भी इम्प्योरिटी डस्ट वगैरह होगा वो सारा निकल जाएगा। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या बोल रहे हैं, टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क्ड एज A एंड B, इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। 2 टेस्ट ट्यूब लेना है हम लोगों को, एक को A नाम दे देना है, मान लो इसको हम लोग दे दिए A नाम, और दूसरी टेस्ट ट्यूब है, इसमें आधा आधा क्यों डायग्राम बना हुआ है, हम दूसरी टेस्ट ट्यूब भी हम भी बनाए, मतलब लो भाई बना लेते हैं, कोई बात नहीं है, ऐसे गुस्सा नहीं करते अपन। ये रही B टेस्ट ट्यूब, ठीक ठाक ही बन जाता है, नहीं बना है पर ये वाला बना लेते हैं। ये लो, ये हो गई हमारी B टेस्ट ट्यूब, ठीक है। 2 टेस्ट ट्यूब हो गई, दोनों में हम लोगों को क्या करना है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन भरना है। मान लो ये हमारा हो गया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है, 10 ml भरना है। थर्ड स्टेप में क्या बोल रहा है, थर्ड स्टेप में हम लोगों को बोल रहा है टाई 2 आयरन नेल्स विद अ थ्रेड एंड इमर्स देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब B फॉर about 20 minutes. Keep one iron nail aside for comparison. अच्छा, हम लोग ये थोड़ा जो वो दिए हैं, नाम दिए हैं, यहाँ पे ये होगा B और ये वाला अपना होगा A, ये होगा B क्योंकि इसमें 2 आयरन नेल इमर्स्ड है, और ये होगा अपना A, ठीक है। 2 आयरन नेल ले लिए, देखो ये स्टेप हो गया, 2 आयरन नेल ले लिए, थ्रेड से बांध लिए और इमर्स कर दिए, हो गए, थ्रेड से बांध लिए, इमर्स कर दिए। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में करें, हाँ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कर रहे हैं। टेस्ट ट्यूब बी में करें, हाँ टेस्ट ट्यूब बी में करें। 20 मिनट्स के लिए करें, ठीक है कर लेते हैं भाई, 20 मिनट्स के लिए 20 मिनट्स, ठीक है, 20 मिनट के लिए कर लिया। एक आयरन नेल असाइड फॉर कंपैरिजन, ये हमारा आयरन नेल थोड़ा है ही है, ठीक है, ये साइड में है ही, ठीक है, इसको कंपैरिजन के लिए यूज करेंगे हम लोग। फोर्थ में क्या बोल रहा है, आफ्टर 20 मिनट्स टेक
out the iron nails from the copper sulfate solution. ये जो गया मेरा पेन, ये जो आयरन नेल्स है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के, इसको हम लोगों को क्या करना है, बाहर निकालना है. बाहर निकालने का, अरे वाह, कंपैरिजन भी दिया यार हमको. तो देखो ऑब्जर्वेशन में क्या बोल रहा है, इतना सब कुछ हम लोग कर लिए. अब ऑब्जर्वेशन में हम लोगों को ये बोल रहा है कि आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर. जो हम लोग एक आयरन नेल रखे थे असाइड, ये आयरन नेल रखे थे हम लोग असाइड, इसको कंपैरिजन के लिए रखे थे. ये आयरन नेल हम लोग इमर्स करे थे. तो जो आयरन नेल हम लोग इमर्स करे थे ना, वाला आयरन नेल क्या हो गया है, ब्राउन कलर का हो रहा है, हो गया है. और जिस आयरन नेल को हम लोग साइड में रखे थे, वो आयरन नेल ऑब्वियसली जो कलर का था उसी कलर का है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से आयरन नेल निकाले, वाला आयरन नेल क्या हो गया है, ब्राउन कलर का हो गया है. फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, सेकंड ऑब्जर्वेशन अपनी क्या हुई, द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेड्स. ये है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, टेस्ट ट्यूब ए वाला. टेस्ट ट्यूब ए को क्या करे थे हम लोग, यहाँ पे साइड में रखे थे कंपैरिजन के लिए, और टेस्ट ट्यूब बी में हम लोग डाले थे. अब टेस्ट ट्यूब बी वाला क्या बोल रहा है, देखो टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, अरे ये सब छोड़ो, रिएक्शन मिक्सचर टेस्ट ट्यूब बी. ये देखो टेस्ट ट्यूब बी वाला पहले कितना ब्लू था, अब कितना फेड हो गया है ना. तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन. अब इसमें ये देख लेते हैं कि आयरन नेल ब्राउन क्यों हुआ, और ब्लू कलर जो है वो हमारे टेस्ट ट्यूब का वो फेड क्यों हुआ. क्योंकि यहाँ पे देखो कौन सी रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, ये हमारा आयरन है, Fe प्लस कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है CuSO4. ये हम लोगों को क्या दे रहा है, FeSO4 दे रहा है, प्लस हमको ये Cu दे रहा है. देखो ये आप लोगों को कॉम्बिनेशन रिएक्शन लग रही है क्या, नहीं लग रही है. डिकम्पोजिशन रिएक्शन लग रही है क्या, नहीं लग रही है. डबल डिकम्पोजिशन लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है. क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे जो ये SO4 है वो क्या कर रहा है, नहीं यहाँ पे जो Fe है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे जाके Cu को हटा दे रहा है, ये Cu हट गया और Fe जो है अपने आप में लग गया. तो यहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है. हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था, AB कोई एक कंपाउंड होगा, कोई एक सी कंपाउंड होगा, वो क्या करेगा, सी कंपाउंड क्या करेगा, बी को हटा देगा, तो ये AC बन जाएगा और बी कंपाउंड जो है वो लगा जाएगा. यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे ए बी क्या है, यहाँ पे ए बी है CuSO4, सी क्या है, सी है Fe, AC क्या बना, FeSO4 बन गया और बी क्या निकल गया, Cu निकल गया. तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई. इसका ये है कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है, या आयरन सल्फेट का फॉर्मूला है. फॉर्मूला को याद कर लेना, देख लेना ध्यान से, ताकि काम आ जाए पेपर में. ठीक है. इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में हो रहा है कि जो आयरन है वो डिस्प्लेस कर रहा है या फिर रिमूव कर रहा है अनदर एलिमेंट. किसको, कौन से एलिमेंट को, कॉपर को. कहाँ से कर रहा है, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से कर रहा है. इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे इस रिएक्शन को हम लोग. ठीक है, ये समझ में आ गया. अब हम लोग और एग्जाम्पल देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की. कहाँ पे देखें, जगह तो नहीं है, इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा करके देख लेते हैं. हाँ यहाँ पे देख लेते हैं. देखो मान लो हम लोग जिंक ले रहे हैं, ठीक है, जिंक के साथ क्या ले रहे हैं, CuSO4 ले रहे हैं. तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो आयरन काम किया Cu को हटा देगा, ZnSO4 बना लेगा और ये Cu निकल के, बेचारा हमारा Cu हर बार बाहर निकल जाता है. वैसे ही अब यहाँ पे लेड ले रहे हैं, Pb प्लस कॉपर क्लोराइड ले लेते हैं इस बार. चलो CuCl2, ये हो गया कॉपर को क्लोराइड का फॉर्मूला. ठीक है. अब यहाँ पे भी क्या होगा, Pb जो है वो Cu को हटा देगा. हमारा Cu बहुत नादान सा है, बेचारे को नहीं पता चलता है उसके साथ क्या हो जाता है. तो ये क्या हो गया, PbCl2 प्लस Cu जो है वो अलग से बाहर निकल जाएगा, है ना. तो ये हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोगों को समझ में आया क्या हुआ, इसकी चलो डेफिनेशन देख लेते हैं. यहाँ पे क्या बोल रहा है, अरे यहाँ पे क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेस्ट. ये तो हम लोग पहले ही देख लिए, मत बताओ. अदर एग्जाम्पल्स आर, अदर एग्जाम्पल भी हम लोग देख लिए हैं ऑलरेडी. इसकी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं. इसकी डेफिनेशन जल्दी से हम लोग देख लेते हैं. इसकी डेफिनेशन क्या होगी, हम लोग लिख सकते हैं, व्हेन an element displaces or remove another element from a solution, then this reaction
is known as displacement reaction। ठीक है, अरे वाह, ठीक है, ये हो गई आप लोगों की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन। अब आते हैं एक्टिविटी 10 पे। हाँ, एक्टिविटी 10 पे क्या बोल रहा है? आई नो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं इस चैप्टर में, इस लेक्चर में, बल्कि बहुत सारी आ गई। हम लोगों ने शायद 4th एक्टिविटी से चालू किया था हम लोग, 6-7 एक्टिविटी है इसमें, और अभी भी आगे और एक्टिविटीज़ हैं आई गेस। हाँ, ये देखो 11th एक्टिविटी है, और नहीं उसके बाद और नहीं है, 2 एक्टिविटी है अपनी 10th और 11th। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बट इससे ही आप लोगों को हेल्प मिलेगी, आप लोगों को सारी रिएक्शन समझ में आ रही होगी, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, क्योंकि एक्टिविटीज़ के हेल्प से बहुत सारी अच्छे से रिएक्शन समझ में आती है। ऊपर से आप लोगों के पास बहुत सारा कंटेंट बढ़ रहा होगा कि आप लोग एग्जाम में कैसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो। आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया तो आप लोग सिर्फ उसकी डेफिनेशन लिखने के बाद एक्टिविटी को एक्सप्लेन भी कर दोगे ना, तो कुछ ना कुछ तो नंबर दे ही देंगे वो लोग। अब एक्टिविटी 10 में देखो क्या बोल रहा है। टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। 3 ml, अबाउट 3 ml हम लोगों को क्या लेना है? सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन लेना है इन अ टेस्ट ट्यूब। ये 3 ml है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट, ये देखो NaSO। NaSO क्या होता है? सोडियम सल्फेट। वही तो मैं, देखो ये थोड़ा गलत है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट होता है, Na2SO4। ठीक है, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, ये तो अपने पास आया नहीं। टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट वाला है ये टेस्ट ट्यूब। ठीक है, फिर इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन। आगे देखो दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम लोग को 3 ml, अबाउट 3 ml क्या लेना है? बेरियम क्लोराइड, इसको भी क्या लेना है? 3 ml लेना है। मिक्स द टू सोल्यूशन, बस इसमें एक लो इसमें एक लो, दोनों सोल्यूशन को मिक्स कर दो। ऑब्जर्वेशन क्या हो गया? इनसॉल्यूबल वाइट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। क्या मतलब? ये हो गया PPT, मतलब प्रेसिपिटेट। ठीक, आगे लिख लेना। अब है इसकी रिएक्शन। रिएक्शन क्या होगी? देखो Na2SO4 है हमारा सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड है क्या? BaCl2, BaCl2 होता है। ठीक है, BaSO4 होता है, और यहाँ पे 2 है। ये थोड़ा सा गलत गलत है, और यहाँ पे अलग से देखते हैं हम लोग। ये रहा, चलो क्या कर रहे हैं हम लोग? Na2SO4, ये हम लोगों को क्या है? सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन है, प्लस हम लोग क्या कर रहे हैं? बेरियम, अरे ये बेरियम क्लोराइड लगा रहे हैं, तो BaCl2। हम लोगों को क्या मिल रहा है? BaSO4 मिल रहा है। हाँ, ये हमारा BaSO4 प्लस हम लोगों को क्या मिल रहा है? 2NaCl, 2NaCl। ये रही हमारी कंप्लीट रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को ही देखना है। यहाँ पे जो दूसरा रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, इस रिएक्शन को मत देखना, क्योंकि थोड़ा सा गलत लिखा गया है। इसको हम ऐसे मिटा देते हैं, मिटेगा तो कैंसिल कर देते हैं इससे हम। ये वाली रिएक्शन देखना, क्या हो रहा है? सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट क्या कर रहा है? बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट करने के बाद क्या बना रहा है? बेरियम सल्फेट बना रहा है, बेरियम सल्फेट के साथ और क्या बना रहा है? सोडियम क्लोराइड बना रहा है। कैसे बन रहा है? हम लोग 3 ml क्या लिए? सोडियम सल्फेट लिए, और 3 ml दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या लिए? बेरियम क्लोराइड लिए। दोनों को मिक्स करने के बाद हमको क्या समझ में आया? कि हमारे पास ये वाली रिएक्शन हो रही है। ये रिएक्शन के साथ साथ हमारे पास व्हाइट सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, जो कि इनसॉल्यूबल है। इनसॉल्यूबल है और फॉर्म हो रहा है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि वो वहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो रहा है। प्रेसिपिटेशन मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे इस रिएक्शन में हम लोग क्या देख सकते हैं कि SO4 जो है वो Ba के साथ लग गया, और Cl2 जो है वो Na के साथ लग गया। मतलब क्या कर रहा है? Na जो है वो Ba को डिस्प्लेस कर रहा है, Ba जो है Na को डिस्प्लेस कर रहा है। हम लोग सबसे स्टार्टिंग में जब रिएक्शंस देख रहे थे, उसका ओवरव्यू ले रहे थे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, सेकंड स्लाइड थी, सेकंड या थर्ड स्लाइड थी, उसमें हम लोग क्या देखे थे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखे थे। ऐसी इस टाइप की रिएक्शन को ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आई होप ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही हो, वरना देखो देखो मैं बोली थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन occur when a part of two ionic compound is exchanged and makes two new component। यहाँ पे क्या हो रहा है?
व्हेन अ पार्ट ऑफ टू आयोनिक कंपाउंड्स आर एक्सचेंज्ड एंड मेक, दो आयोनिक कंपाउंड है, उसका एक पार्ट Na2 एक पार्ट B है, ये दोनों क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है और दो न्यू कंपाउंड बना रहे हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो ये जो व्हाइट सब्सटेंस है ना, ये है BaSO4। यहाँ पे मैं PPT लिख देती हूँ, मतलब आप लोग समझ आ नहीं, व्हाइट सब्सटेंस जो है इंसॉल्युबल व्हाइट सब्सटेंस वो है BaSO4। ठीक है, मतलब BaSO4 क्या होता है, बेरियम सल्फेट होता है। बेरियम सल्फेट हमारा व्हाइट सब्सटेंस है, मतलब वो PPT है। उसके बाद हम लोगों को देखना है आगे, ये डबल डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गई सबको अच्छे से। फिर है एक और एक्टिविटी पे एक्टिविटी आई जा रही है, ये आखिरी एक्टिविटी है बाय द वे, बी हैप्पी। क्या करना है, हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। चाइना डिश ले लिए, कॉपर पाउडर ले लिए, इसके अंदर इसको हीट कर दिए, देखो हीट कर रहे हैं। ये है ट्राइपॉड स्टैंड, बर्नर, वायर गॉज। ठीक है, ये क्या होता है, ये स्टैंड है रखने के लिए, इसको इसके ऊपर तो रख नहीं सकते, तो ये स्टैंड लगा दिए। ट्राइपॉड है, पीछे एक डंडी होगी उसकी। ये हमारा बर्नर, ये हमारा चाइना डिश, ये हमारा कॉपर पाउडर। सब कुछ हो गया। अब देखते हैं ऑब्जर्वेशन में क्या बोल रहा है, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। क्या हो रहा है, सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर जो है, जो ऊपर का सरफेस होगा, ये देखो ये जो सरफेस है वो ब्लैक कोट हो गया है कॉपर ऑक्साइड के कारण। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ये क्यों हुआ, क्योंकि हम बर्न किए तो क्या हुआ, ऑक्सीजन मिली, ऑक्सीजन मिली तो क्या हुआ, कॉपर जो पाउडर था हमारा उसको ऑक्सीजन मिली, वो फॉर्मेशन करके क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड बना लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉपर है, ऑक्सीजन है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। अब देखो मेरे को एक बात बताओ, ये कौन सी रिएक्शन हुई, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है कॉपर में, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, ये हुई जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है उस रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑफ कोर्स आप लोग कंफ्यूज हो गए कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसमें आप लोग ऑक्सीडेशन नहीं लिखोगे, नहीं बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, आई अग्री, यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, ठीक है, बट क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। किसी भी एलिमेंट या आइटम में जब जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो वहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। और किसी भी एलिमेंट या आइटम में जब जब भी हाइड्रोजन ऐड होता है तब तब वो होता है रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, पीछे देखते हैं, दिया होगा हमको रिडक्शन रिएक्शन का भी। ये वाली एक्टिविटी आप लोगों को समझ में आई कि कॉपर पाउडर का जो सरफेस है वो ब्लैक कोट हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिली, ऑक्सीजन मिली तो क्या हुआ, कॉपर रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ और कॉपर ऑक्साइड बनाया। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, इफ हाइड्रोजन इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल कॉपर ऑक्साइड, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस ब्राउन एज द रिवर्स turns brown as the reverse reaction takes place and copper is obtained। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन गया तो यहाँ पे ब्लैक कोटिंग हो गई, हाइड्रोजन डालेंगे तो क्या होगा, ब्लैक कोटिंग हट जाएगी, वापस से वो ब्राउन हो जाएगा। मैं आप लोगों को क्या बताई देखो सॉरी, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो होगा ऑक्सीडेशन। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, अब सबसे पहले क्या हो गया, वहां पे यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ था, ऑक्सीडेशन कैसे हुआ, ऑक्सीजन मिला उसको तो क्या हो गया, वो ब्लैक हो गया था। अरे यार, ब्लैक हो गया था। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अब हम लोग वापस से ऑक्सीडेशन का रिवर्स हम लोग को रिडक्शन करना है, हम लोग को वापस उसमें ब्राउन कलर चाहिए, वो ब्लैक कोटिंग को हमको हटाना है, तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन पास कर देंगे, हाइड्रोजन पास करेंगे तो वह क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन होगा तो फिर क्या होगा, वहां पे जो ब्राउन था पहले से वो ब्राउन वापस हमको कलर मिल जाएगा, ब्लैक कोटिंग जो थी वो ब्लैक कोटिंग हट जाएगी कॉपर ऑक्साइड से। यहाँ पे देखो, ये तो आप लोग थोड़ा आगे जाके पढ़ोगे आई गेस, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है, देखो कोई एक एटम है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन होगा, जब भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो ऑक्सीडेशन होगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो रिडक्शन होगा। ये दूसरी डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
चलो अच्छे से डेफिनेशन पढ़ते हैं. इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज. ऑक्सीजन अगर मिला किसी भी रिएक्शन में किसी भी सब्सटेंस को तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइज्ड या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन. If a substance loses oxygen during a reaction, it is said to be reduced. अगर ऑक्सीजन किसी भी सब्सटेंस में से निकल रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि वो सब्सटेंस वहाँ पे क्या रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, वहाँ पे सब्सटेंस क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है. हाँ, ये भी हम बोलेंगे जब अगर हाइड्रोजन ऐड होगा तब भी हम बोलेंगे कि रिडक्शन हो रहा है. देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का ना वो होता है कि दो तरीके से आप लोग पहचान सकते हो कि ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन. सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो ऐड होगा या फिर हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा. रिडक्शन रिएक्शन का देखेंगे. रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन जो है रिमूव होगा या फिर हाइड्रोजन जो है वो ऐड होगा. सिर्फ ऑक्सीजन के बेसिस पे बात करा जाए तो ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिमूव होगा तो रिडक्शन रिएक्शन. सिर्फ हाइड्रोजन के बेसिस पे बात की जाए तो हाइड्रोजन ऐड होगा तो रिडक्शन रिएक्शन, हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा. अभी देखो ये डायग्राम, इसमें क्या बोल रहा है, रिएक्शन में जो कॉपर ऑक्साइड है उसमें हाइड्रोजन ऐड करें तो कॉपर प्लस वाटर बन गया तो कॉपर हमको वापस मिल गया. तो देखो हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है, निकल रहा है ऑक्सीजन तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया. हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया. जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही एक समय में होते हैं उन रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स में से री कहाँ से आया, रीड कहाँ से आया, हमारा आया रिडक्शन से, और ऑक्स कहाँ से आया, ऑक्सीडेशन से आया. आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ लिए होंगे कि ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, रिडक्शन किसको बोलते हैं, रिडॉक्स किसको बोलते हैं. अब आते हैं इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अच्छा एक काम करते हैं, पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं. यहाँ पे थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं. हाँ देखो, मान लो मैं ले रही हूँ ZnO प्लस इसके साथ मैं ले रही हूँ C, तो यहाँ पे बन रहा है Zn प्लस CO. एक ले रही हूँ MnO4 प्लस ले रही हूँ 4HCl और इसके साथ हम लोगों को मिल रहा है MnCl4 प्लस हमको मिल रहा है 2H2O प्लस हमको मिल रहा है Cl2. अब हम लोग देखेंगे कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है. रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कि रिडक्शन रिएक्शन है कि रिडॉक्स रिएक्शन है. सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये ZnO, इसका कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा. कौन सा कलर रखें, ये वाला रखें, अच्छा दिख रहा है. चलो ये है ZnO. ठीक है, ZnO में हमको प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, सिर्फ Zn मिल रहा है. मतलब क्या हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो हट गया. ऑक्सीजन हट जा रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊपर देखें तो ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ. तो मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, ZnO का रिडक्शन हुआ. ये हमारे पास C है, प्रोडक्ट में क्या है, CO है. यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है. ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है. तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ. मतलब हम लोग यहाँ पे रिजल्ट में लिख सकते हैं कि ZnO का रिडक्शन हुआ और C का ऑक्सीडेशन हुआ. बेटा कभी भी हम लोग ये नहीं लिखेंगे कि Zn का ऑक्सीडेशन हुआ और CO का रिडक्शन हुआ. हम लोग कभी भी जाते हैं तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं. आई एम श्योर कि आप लोगों के पेपर्स में या फिर क्लास टेस्ट वगैरह में ये क्वेश्चंस आएंगे कि आइडेंटिफाई विच एलिमेंट या विच कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड, विच कंपाउंड इज रिड्यूस. तो कभी भी प्रोडक्ट के कंपाउंड को नहीं लिखना होता है, हमेशा हम लोग रिएक्टेंट के कंपाउंड्स को लिखते हैं. जैसे कि यहाँ पे ZnO का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन हट जा रहा है तो ZnO में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. तो हम लिखेंगे कि ZnO इज रिड्यूस्ड. यहाँ पे कार्बन के साथ क्या हो रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है तो हम लोग कार्बन के लिए लिखेंगे कार्बन इज ऑक्सीडाइज. कभी भी हम ये नहीं लिखेंगे कि Zn, कभी भी ये नहीं लिखेंगे कि Zn इज ऑक्सीडाइज्ड या फिर CO इज रिड्यूस्ड. ये चीज कभी भी नहीं लिखना. हमेशा लिखना तो रिएक्टेंट से लिखना, प्रोडक्ट से नहीं लिखना. यहाँ पे बहुत सारा हौच पौच सा हो गया, आई गेस इसको मिटा देना चाहिए. ठीक है, अब आते हैं दूसरी रिएक्शन में.
यहाँ पे हम लोग देख लिए कि क्या हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, हम लोग देख लिए। यहाँ पे देखते हैं MN4 है, HCl है, ये क्या बना रहा है MnCl और H2O और Cl। अब देखो MnO4, यहाँ पे क्या हो रहा है MnCl4, MnO4 से ऑक्सीजन हट चुका है तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन HCl, यहाँ पे HCl में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि MnO4 का रिडक्शन हो गया, HCl का ऑक्सीडेशन हो गया। देखो यहाँ पे लिखेंगे MnO4 इसका हो गया रिडक्शन और HCl इसका हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये रहे अपने कुछ कुछ एग्जांपल्स थे जो अपन देख सकते थे। आगे बढ़ते हैं। आगे है हम लोगों का इफेक्ट। ऑब्वियसली हम लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, हम लोग बहुत एकदम लास्ट टॉपिक में आ गए हैं अपने इस चैप्टर के। हमारा ये चैप्टर चलो आज खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी जो जो मैं समझाई हूँ। तो चलो लास्ट टॉपिक चालू करते हैं। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दो इफेक्ट होते हैं मेनली। हम लोग क्या पढ़ते हैं, कोरोजन पढ़ते हैं, एक तो हम लोग कोरोजन पढ़ते हैं, दूसरा हम लोग रेंसिडिटी पढ़ते हैं। हाँ, इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन बताओ, तो आप लोगों को वहाँ पे कोरोजन रेंसिडिटी दोनों के बारे में बताना पड़ेगा। और बहुत ही छोटे से टॉपिक है, 5 मिनट का काम है, सुन लो जल्दी से। कोरोजन में क्या लिखा है, when a metal is attacked by substance around it such as moisture, acid, etc., it is said to be corrode and this process is called corrosion। जब भी कोई मेटल जैसे कि हो गया आप लोगों का आयरन, मान लो नेल ले लेते हैं हम लोग, आयरन नेल ले लिए। अब आप लोग आयरन नेल को कुछ समय के लिए बाहर छोड़ दो, बाहर छोड़ोगे तो क्या होगा, वहां पे मॉइस्चर होगा, एसिड होगा, सब होगा, ठीक है। अब कुछ समय के बाद आप लोग देखोगे तो उसमें आप लोग क्या बोलते हो, वो जंग खा के बोलते हो ना। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, रस्ट हो गया, आयरन क्या हो गया, रस्ट हो गया। रस्ट हो गया मतलब क्या हो गया, वो कोरोड हो गया। कोरोड हो गया, हम लोगों को कैसे पता चलता है कि वो कोरोड हो गया, वहां पे ऊपर ना एक ब्राउन लेयर बन जाती है, ये ऐसे रेडिश ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है, तब हम लोग को पता चल जाता है। सबसे फर्स्ट लेक्चर में, सबसे फर्स्ट लेक्चर के एकदम स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन जब दे रही थी, तभी इस एग्जाम्पल को मैं यूज़ करी थी। और इस एग्जाम्पल को मैं इसलिए यूज़ करी थी ताकि आप लोगों को कोरोजन अब अच्छे से समझ में आए। आप लोग क्या कर रहे हो, देखो आयरन नेल को थोड़े टाइम के लिए रखो बाहर, रखने के बाद आप लोग देखोगे वो रस्ट हो जा रहा है। रस्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर, एसिड, ये सब हो रहा है। इसी प्रोसेस को व्हेन मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड, जब मेटल जैसे कि आयरन अटैक कर रहा है, उसको अटैक कर रहा है, कौन कर रहा है, मॉइस्चर कर रहा है, एसिड कर रहा है ना, तब उसके साथ जो होता है वो कोरोड हो जाता है। अब उस कोरोड होने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, अब आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी इज द प्रोसेस वेयर फैट्स एंड ऑयल्स इन द फूड स्पॉइल्स ड्यू टू ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस रिजल्टिंग इन अनप्लीजेंट ओडर एंड टेस्ट। रेंसिडिटी में क्या हो रहा है, जब कोई भी फैट या फिर ऑयल होता है, जो अपना खाने की कोई भी चीज़ होती है, खाने की चीज़ में हमारा जो फैट होता है, ऑयल होता है, वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका। ऑक्सीडेशन होने की वजह से क्या होता है, हम लोग देखेंगे कि मान लो आप लोग डिब्बे में कुछ खाना रख ली, ठीक है। अब आप लोग उसको थोड़े टाइम के बाद या फिर एक दिन के बाद ही अगर आप लोग उस डिब्बे को खोल के देखोगे ना, तो उस डिब्बे में से बहुत ही अजीब सी स्मेल आएगी। जैसे जब आप लोग न्यू न्यू एकदम खाना पकाए होगे और तब सूंघे होगे, कितनी प्लीजेंट सी स्मेल होती है कि वाह यार कितना अच्छा खाना बना है, अच्छी खुशबू आ रही है। वही अगर उस खाने को आप लोग डिब्बे में भर के रख दो, एक दिन के बाद देखो, एक दिन के बाद उसको सूंघ के देखो, तो इतनी गंदी सी बदबू आती है, अजीब स्मेल आती है, अनप्लीजेंट सी ऑर्डर होती है। वही क्या होती है, रेंसिडिटी होती है। वो क्यों हुई, गंदी स्मेल क्यों आई, उसकी स्मेल कैसे बदल गया, उसका टेस्ट कैसे बदल गया। खा के भी देखोगे, मत खाना, तबीयत खराब हो जाएगी। खा के भी लेकिन देखोगे तो उसका टेस्ट खराब हो जाता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो उसमें जो हमारा खाना है, हमारे खाने में जो भी फैट्स होते हैं, जो भी ऑयल्स होते हैं ना, वो सारे क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन होता है या फिर वहाँ पे हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस होता है। और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा फूड जो है वो स्पॉइल हो जाता है। और इसी को रेंसिडिटी क्या है, एक प्रोसेस है फैट्स या फिर ऑयल के ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस का, जिसकी वजह से हमको अनप्लीजेंट ऑर्डर या फिर टेस्ट आता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। तो आप लोग समझ गए ऑक्सीडेशन रिएक्शन के इफेक्ट्स क्या होते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का दो इफेक्ट होता है, एक होता है कोरोजन, एक होता है रेंसिडिटी। कोरोजन के और एग्जांपल आप लोग क्या दे सकते हो कि देखोगे कार बॉडीज जो है वो डैमेज हो जाती है कई बार,
ब्रिजेस को देखे होगे, जो हम लोग जाते हैं, ब्रिज पड़ता है, ब्रिज भी कई बार कोरोड हो जाता है। ठीक है, आयरन रेलिंग्स आप लोगों की ब्राउनिश हो जाती होंगी, कई बार देखे होगे तो। शिप्स वगैरह, जितने भी मेटल के सब्सटेंस होते हैं, जितने भी मेटल के ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो सारे कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोरोड हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो आयरन होता है वो डैमेज करता है। डैमेज कैसे करता है, जो वहाँ पे क्या होता है, मॉइस्चर अटैक होता है, एसिड अटैक होता है, मतलब एसिड ऐसे फेंकते नहीं है, पर ऑब्वियसली हमारे सराउंडिंग में एसिड होते हैं, मॉइस्चर होता है, वो सारी चीज़ें जब हमारे आयरन के ऊपर रिएक्ट करती है ना, तो वहाँ पे रस्ट हो जाता है, आयरन हमारा रस्ट हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं करोजन। तो जल्दी से एक समअप ले लेते हैं, क्या क्या पढ़े हम लोग। ठीक है, आज हम लोग पढ़े, सबसे पहले हम लोग पढ़े टाइप्स ऑफ रिएक्शन। कितनी टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़े, पहले हम लोग पढ़े कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर हम लोग पढ़े डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर हम लोग पढ़े डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद हम लोग देखे डबल डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद हम लोग देखे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसके साथ साथ ही देखे, और एट लास्ट हम लोग देखे कि इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें दो इफेक्ट देखे हम लोग, सबसे पहले देखे कोरोजन और एक देखे रेंसिडिटी। ठीक है, आज पूरे लेक्चर में हम लोग ये देखे हैं, हमारा पार्ट 2 भी खत्म हो गया है। बहुत ही बड़ा सा थैंक यू आप लोगों को, और बहुत ही प्यारी सी स्माइली बना देंगे हम आप लोगों के लिए। प्यारी नहीं दिख रही है, बस मेरे को लग रहा है बहुत ही डेविल स्माइल है, बट नहीं, बहुत ही दिल से शुक्रिया आप लोगों का लेक्चर देखने के लिए। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आई विल श्योरली रिप्लाई योर क्वेश्चंस। मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को जवाब देने की। तो अ बिग 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 थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, ये लेक्चर देखने के लिए, समझने के लिए। और इस बार मैं कोशिश कर रही हूँ अच्छी प्यारी सी स्माइली बनाने के लिए। हाँ, ये थोड़ी इनोसेंट सी दिख रही है। तो बहुत सारा प्यार आप लोगों को, बहुत सारा ऑल द बेस्ट भी, अच्छे से पढ़ना लिखना। बाय।